वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आज मेरे वीडियो का शीर्षक है मनु की खोज। ब्राह्मण सच ही मनु था, प्रमाणिक सबूत। तो कृपया आप दिल थाम के बैठ जाइए, चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको विस्तार से बताया जाएगा ताकि इस मनु को खोजते खोजते बहुत लोग परेशान हो गए कि कब था कब नहीं था। तो मैंने मनुस्मृति और कुछ धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन किया। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में बताया जाता है और इसकी किताब मनुस्मृति में भारत के मूल निवासियों को क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अछूत बनाकर इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था किया गया और वहीं पर आधुनिक ब्राह्मण को सभी दंडों से मुक्त किया गया। लेकिन यह समय निश्चित नहीं किया गया कि कब ब्रह्मा पैदा हुआ था और कब मनु पैदा हुआ था। किस सन ईस्वी में इस सच्चाई को छिपाने के लिए उन्होंने युग बनाया और युग बनाया तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके आड़ में जनता के बीच भ्रम फैलाया गया कि भारत में फैलाया गया इसके युग के पीछे और भारत के बौद्ध शिल्प कला कृतियों के आधार पर फर्जी देवी देवता धार्मिक ग्रंथों में गढ़ा गया और इन देवी देवताओं का भय दिखाकर भारत के मूल निवासियों को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति से वंचित किया गया। तो दोस्तों, मनुस्मृति एक ऐसा ही ग्रंथ है जो हमारे भारत के मूल निवासियों के प्रति एक कलंक है और उस पर हजारों साल से लगता है हमारे भारत का संचालन होता रहा। तो ये लोग ये बताते नहीं हैं कि एक कब मनु था, कब ब्रह्मा था। ये धार्मिक ग्रंथ के नाम पर लोग फेंक देते हैं कि कहीं 15वीं सदी में था तो कहीं उससे भी पहले था, तो कहीं ब्रह्मा ने पूरा पृथ्वी बना दिया। तो बहुत तरह के लोग फेक न्यूज़ फैलाए हैं जो कि हम लोग खोजते खोजते परेशान हैं। और कहीं डिबेट या तर्क होता है तो इन लोगों ने एक अपना फर्जी चीज़ सब कुछ खोज लिया है कि हम माने यहाँ का मूल निवासी साबित करने के लिए, जबकि ये मुगलों से पहले चर्च जो आया है वो पहला ब्राह्मण था। इसका पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ और पहला ब्राह्मण था। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम आया। ये दोनों गठबंधन करके पूरे भारत के मूल निवासियों, बौद्ध सभ्यता को, कला संस्कृति और सारे संपत्ति को नष्ट करके और अपने कैसे इसको हथिया कर बैठा हुआ है। भारत में सभी लोग आए, यहाँ पर बहुत लोग विदेशी आए, जैसे शक आए, कुषाण आए, ये सब आए तो यहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर में ढल गए और बुद्धिस्ट बनकर रह गए और भारत का हमेशा मदद करते रहे, भारत में ही रह गए। तो जब इस 7वीं सदी में चर्च आया तो ये चर्च आया तो अपना वर्चस्व जमाया। कैसे वर्चस्व जमाया आपको अगले वीडियो में बता दिया हूँ कि ये सिंगल आया था और हमारे डीएनए में भी जो भारत में डीएनए जो रिपोर्ट आया उसमें भी बताया गया कि ब्राह्मण सिर्फ अकेले आया है और यहाँ के स्त्रियों और मूल निवासियों का जो डीएनए है वो भारत से मिलता है। तो आया और राजा साहसी के औरत को फंसाया और फंसा कर कैसे उनका माने हत्या का साजिश रचा और यहाँ राज हड़प लिया। तो दोस्तों ये चीज़ लोग नहीं बताते हैं। तो उसके बाद देखिए इस्लाम आया, इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम। तो चलते हैं अब सीधे टॉपिक पर और ये दिखा दे रहा हूँ बुक
इसी बुक से मैं लिया हूँ कि इसमें मनु कैसे साबित होता है। तो हम इसका एक PDF वस्तु बनाया है, स्लाइड बनाया हूँ इसी चीज़ का। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको स्लाइड से थोड़ा सा दिखा दूँ। तो दोस्तों आप दिल थाम के बैठ जाइए और मैं दिखाने जा रहा हूँ आज आप लोग को असली सच्चाई कि कौन ब्राह्मण था और कौन राजपूत थे। इस सबका इसमें पोल खुलेगा। तो दोस्तों मैं उसी चचनामा बुक का मैं एक स्लाइड बनाया हूँ और स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो मैंने पहले आपको दिखाया है। तो चचनामा सिंध पर अरबों का आक्रमण और इसकी ऐतिहासिक राजनीतिक उथल पुथल, चच राजवंश, मोहम्मद बिन कासिम का अभियान और भारतीय प्रतिरोध का विस्तृत दस्तावेज है। तो प्रस्तावना, चचनामा का ऐतिहासिक महत्व। प्रमाणिक ग्रंथ चचनामा फतेहनामा ए सिंध प्राचीन सिंध के इतिहास का एकमात्र प्रमुख अरबी फारसी ग्रंथ है जो भारतीय प्रतिरोध की गाथा कहता है। रचना काल व अनुवाद मूल रूप से फारसी में अली इब्ने हमीद इब्ने अबू बकर कुफी द्वारा 13वीं सदी में रचित, हिंदी रूपांतरण शाहपुर नौसारी एवं विनय कृष्ण चतुर्वेदी। सिंध की प्राचीन भौगोलिक स्थिति, वहाँ की स्थिति भी इसमें स्लाइड में बना दिया गया है। तो विस्तृत सीमाएं, प्राचीन सिंध केवल आधुनिक प्रांत नहीं था बल्कि इसमें मुल्तान, पंजाब के हिस्से, बलूचिस्तान, कच्छ और राजस्थान की सीमाई इलाके शामिल थे। प्रमुख नदियां और मार्ग, सिंधु नदी घाटी की उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्ग और मकरान तट के रास्ते इस क्षेत्र को सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते थे। सिंध की राजधानी अलोर रोहरी, अलोर का सामरिक व सांस्कृतिक वैभव। चच और राजा दाहिर के समय सिंध की मुख्य राजधानी अलोर थी जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत का रोहरी नगर है। अलोर अपने सुदृढ़ किलों, व्यापारिक केंद्रों और समृद्ध राजकोष के लिए पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध है। यहाँ के खंडहर और अवशेष प्राचीन भारतीय वास्तुकला तथा समृद्धि की गवाही देते हैं। सिंध के पूर्ववर्ती राय राजवंश का पतन। राय राजवंश का शासन। सिंध में राय राजवंश के शासी राय थे के राजवंश के राजा शासी और उनके पूर्वजों ने लंबे समय तक शांतिपूर्ण शासन किया, परंतु आंतरिक कमजोरियों ने इसकी स्थिति बदली। सत्ता परिवर्तन, राजा शासी की निसंतान मृत्यु या कमजोरी के बाद उनके मंत्री और ब्राह्मण पृष्ठभूमि के चच के कूटनीति से सत्ता अपने हाथ में ले ली। चच ने कूटनीति से सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो दोस्तों ये हरामखोर पहले ही से हैं और ये पहले से, अब सोचिए पहला ब्राह्मण ही हरामखोरी कर रहा है और आज भी बहुत से ये लोग हैं हरामखोरी पर उतरे हुए हैं। तो चच का उत्थान, अब देखिए इसी बुक में कहीं 620 से 660 ईस्वी दिया है तो कहीं 630 से 34 से 674 तक। तो दोस्तों इसमें 10 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। चच की राजनीतिक वंशावली। चच के पिता का नाम सेलस था जो राज दरबार में प्रभावी पद पर थे। खैर ये तो मिस्टेक से हो गया है, एक सेलस यहाँ था ही नहीं, सेलस तो वहीं था, खाली चच आया था। चच ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और राजनीतिक चतुर से सिंध के
क्षत्रपों और गवर्नरों को अपने अधीन किया और उसने रानी सुहांदी से विवाह कर अपनी स्थिति को पूरी तरह सुदृढ़ और सुरक्षित किया। तो पहले मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ वो कैसे किया। चर्च द्वारा आंतरिक विद्रोह का दमन। सत्ता संभालते ही चर्च को किसका सिक्का ब्राह्मण और विभिन्न स्थानीय सामंतों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा जिसे उसने सख्ती से कुचला। साम्राज्य का पुनर्गठन। विद्रोहियों को हटाने के बाद चर्च ने सिंध की सीमाओं का विस्तार किया और केंद्रीय सत्ता को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया। ब्राह्मणवाद पर निर्णायक नियंत्रण। ब्राह्मणवाद की घेराबंदी और सुधार। चर्च ने लंबे समय तक ब्राह्मणवाद की घेराबंदी की और अंततः वहाँ के शासक को पराजित कर विजय प्राप्त की। उसने शहर के सारे प्रशासनिक मामलों को पुनर्गठित किया और राजकोष के बकाया धन की सख्त वसूली की। स्थानीय जनता में शांति स्थापित करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए ताकि कोई दोहरा सिर न उठा सके। तो देखिए दोस्तों, यहीं से मनुस्मृति का इनका जब पूरा शासन अपना सत्ता हाथ में आ जाता है, गद्दी पे बैठ जाते हैं, तो देखिए अब यहीं से इनका शुरू होता है। और उस समय जो है इस चचनामा बुक में 2 जातियों का नाम आया है, एक जाट और लोहाना। तो देखिए जाटों और लोहाना जाति पर नियंत्रण नीति। ये बोलते हैं ना लोग कि हजारों साल से जातियां हैं और सभी जो है शूद्र अति शूद्र, तो ये जाति तो वो जाति तो ग्वालाय हीर चमारी सब बताते हैं, सब गलत बात है। ये 7वीं सदी के इतिहास में और इसके जो अनुवादक हैं संपादक हैं वो आपके चतुर्वेदी जी हैं, विनय कृष्ण चतुर्वेदी। तो ये लिखते कि पहले से, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है जाटो और लोहाना। तो देखिए यही वहाँ के मेन थे लोग। जाट माने सैनिक थे और लोहाना का मतलब सब चीज़ जो हथियार बनाने वाले थे, यही सब थे। तो राजनीतिक दमन। चर्च समझता था कि जाट और लोहाना जातियाँ लड़ाकू और स्वतंत्र प्रकृति की है। इसमें लिखा है चचनामा में, ये चर्च जानता था कि यहाँ का जो सबसे लड़ाकू जाति है तो जाट और लोहाना है, जो प्रकृति से ही लड़ते आ रहा है, इसलिए उन पर कड़े नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो प्रमुख सरदारों के पुत्रों को बंधक। अब इसके जो जाट और लोहाना के जो प्रमुख सरदार के जो पुत्र लोग थे, पुत्र भतीजा लोग को इन्होंने बंधक बना लिया है। विद्रोह की संभावना समाप्त करने के लिए लोहाना और जाट सरदारों के पुत्रों व भतीजों को ब्राह्मणवाद में बंधक बना कर रखा कि ये लोग हमारे विरोध न जा सकें। जैसे आज आप देखते हैं पॉलिटिक्स में कि जो सत्ता के खिलाफ बोलता है, चाहे वो सत्य बोले चाहे असत्य बोले, सत्य भी बोलता है तो उसके पीछे ईडी सीडी लगा कर कुछ लोगों को जेल में ढुकवा दिया, कुछ पर FIR करा दिया। यह नीति ये पहले से चर्च करने लगा शुरुआत में। इसी का सब लोग आज भी नकल करते हैं। तो बंधक बना लिया है। अब देखिए शस्त्र और वेशभूषा संबंधी प्रतिबंध। इन जाट और लोहाना पर क्या क्या कैसे किस तरह का प्रतिबंध लगाया, तो आप देखिए। सामाजिक भेद और प्रतिबंध। इन जातियों के पुरुषों को अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही तलवार या हथियार रखने की अनुमति दी जाती थी। कोई उस तरह का परिस्थिति हो तब, नहीं तो आपको हथियार रखना ही नहीं है, ना तलवार उठाना है। वे मखमल, रेशम या कीमती वस्त्र नहीं पहन सकते थे। उनके लिए केवल साधारण सूती वस्त्र अनिवार्य थे। पगड़ी के रंग भी सीमित किए गए ताकि उनकी सामाजिक स्थिति स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके। घोड़े और सवारी के कड़े नियम। बिना जीन के सवारी जाटों और लोहाना समुदाय के लोगों को
घोड़ों पर सवारी करने की अनुमति तो थी, परंतु बिना जीन के, मतलब जीन जो काठी होता है ना कसने पर प्रतिबंध था, ताकि उससे वो लंबा सवारी न कर पाए। वो काठी इसीलिए लगाया जाता है, जीन इसीलिए लगाया जाता है ताकि कोई लंबा सफ़र घोड़े से जाना है तो थोड़ा सा आराम रहता है। लेकिन इन लोग के लिए जीन लगा कर सवारी करना मना कर दिया, यानी प्रतिबंध था। पैदल चलने के लिए भी नियम थे। जब वे पैदल चलते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से नंगे सिर और नंगे पैर चलना पड़ता था ताकि वे अनुशासन में रहे। तो दोस्तों, ये जो मनु था वो कोई और नहीं था। इसी चर्च का नाम, चर्च इसलिए नाम नहीं रखे लोग, चर्च स्मृति, कि ये पता चल जाएगा कि हम 7वीं सदी में आए हैं और 7वीं सदी के बाद हम भी विदेशी हैं। इन लोगों ने मूल निवासी साबित करने के लिए एक फर्जी मनु गढ़ा और सारा चीज़ ये जो चर्च कर रहा है उसी को जो है वो लोग एक किताब में गढ़ा, और किताब तो बाद में लिखा गया है अंग्रेजी और मुगल काल में, लेकिन ये फॉलो करते रहे लोग। जैसे ये देखिए, ये लिखा गया है कि जब वे पैदल चलते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से नंगे सिर और नंगे पैर रहना पड़ता था ताकि वे अनुशासन में रहे। तो दोस्तों, भारत गुलाम कैसे हुआ? सबसे बड़ी जो लड़ाकू जाति थी भारत में, जाट और लोहाना, उनके ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया तो फिर आगे चल के क्या होगा आप देखिए। इन लोग की क्या गति होगी, इस चचनामा से हम दिखाएंगे आपको। दैनिक जीवन की बाध्यताएं और कुत्ता रखना। अब देखिए, एक महान आदमी जो उसमें लड़ाकू था, सैनिक था और राजशाही माने सब कुछ था, उस आदमी के लिए कैसी ये लोग उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अनोखी सामाजिक शर्तें। घर से बाहर निकलते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ एक कुत्ता रखना अनिवार्य किया गया था। देखिए कितना बड़ा ये अनर्थ है। तो मनुस्मृति आपको समझ में आता होगा कि मनु कोई और नहीं था, ये चर्च था। उन्हें ब्राह्मणवाद के शासन के लिए जलावन की लकड़ी नियमित रूप से जुटानी पड़ती थी। अब देखिए, अब इन लोग के लिए जो है माने प्रतिबंध भी था कि आपको एक कुत्ता लेके चलना है, तो ये ओढ़ना है, तो ये पहनना है, तो घोड़ा से नहीं चलना है। लेकिन इन लोग को एक और दबाव दिए थे, जैसे आज जिस बताते हैं कि शूद्रों के लिए, तो शूद्र उस समय तो कुछ था नहीं, लोग को ज्ञान नहीं था कि उस समय कुछ गढ़ दें। लेकिन इसी तरह ये लोग, तो उसी तरह ये लोग देखिए, इनको लकड़ी जो है लाने के लिए एक नियमित रूप से कह दिया था कि जो नहीं लकड़ी लाएगा उसके लिए कुछ और चीज़ भी सजा होगा, जो इसमें दर्ज नहीं है, दर्ज भी होगा, कहीं खोजना पड़ेगा। व्यापारियों और यात्रियों के लिए उन्हें जासूस और पथ प्रदर्शक गाइड का कार्य भी करना होगा। अब बताइए, व्यापारी जितने हैं इस सब के लिए जासूसी करना आपका इन लोगों का काम था। किसका? जाट लोहाना को ये लोग काम दिए थे। अच्छा, मित्रता और सुव्यवस्था की स्थापना। शर्तों के पालन पर विश्वास। इन कठोर शर्तों का पालन करने पर ही उन्हें राज्य का विश्वास पात्र माना गया और सरहद के साथ सहयोग से रहने का निर्देश दिया गया। अब जो लोग नहीं पालन करते थे उनके साथ तो बहुत कुछ हो जाता था, इसी बुक में आपको दिखाएंगे। संतुलित प्रशासन। विद्रोहियों को कठोर दंड दिए गए, किंतु योग्य और आज्ञाकारी व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर बिठाकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को शांत किया गया। अब दोस्तों, आप एक चीज़ विचार कीजिए कि ये तो कोई लड़ाई लड़े नहीं थे, कि इनके साथ कोई विद्रोही था। मान लीजिए कि आप किसी कारणवश अगर जनता माने राज ले का लिए उस औरत के चलते मिल गया, चरित्रहीन औरत के चलते, तो आपको तो सबको मिलाकर सबको एक समान देखना चाहिए। लेकिन ये इतना हरामखोर चुनमंगा आदमी कि देखिए कि कैसे यहाँ के मूल निवासियों पर अत्याचार कर रहा है
और यही चच मनु है। देखिए, राजा चच के बाद उत्तराधिकार, ये नहीं कि चच आया तो अकेले ही यहाँ राज किया, नहीं, अपने और भी भाई लोग को इसमें दिखाए हैं, आपको उस पीडीएफ में ऐसे दिखा देंगे। वंश परंपरा का विषय, चच की मृत्यु के पश्चात उसका भाई चंदर शासक बना, जिसने कुछ समय तक शांतिपूर्ण शासन किया। चंदर के बाद चच का योग्य पुत्र राजा दाहिर सिंध की गद्दी पर बैठा, जिसके काल में अरब आक्रमण हुआ था। अब ऐसे ही लड़ने वाले थे नहीं, गुणा गणित करके कितना दिन चलाइएगा। तो दोस्तों, सेलज के पुत्र दो थे, एक चच थे और एक चंदर। जब चच राजा बना तो चंदर को भी बुला लाया था। तो इन लोग का वंशावली शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो चच के जो लड़के थे, छोटा का नाम दाहिर था और बड़ा का नाम दहार सिया, और एक लड़की थी बाई। दूसरा जो है चंदर था, चंदर का लड़का दुराज था और काका शाह था, बाद में देवराज बना, उसका एक बचेहरा बत्सराज। और इसमें जो है फिर देखिए क्या, एक छोटा दाहिर जो था, दाहिर राजा का एक लड़का था जय सिंह और दूसरा लड़का था फोफी दाहिर। तो यही था, और एक बहन थी, जो इस बहन से खुद राजा दाहिर खुद अपने बहन से शादी कर लिया था। इसका भी मैं वीडियो आपको लाऊंगा, ऐसे वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर एक शॉर्ट में इसका। तो वही चंदर जो था ब्राह्मणाबाद का राजा था। तो चंदर के बाद चच का योग्य पुत्र राजा दाहिर सिंध की गद्दी पर बैठा, जिसके काल में अरब आक्रमण हुआ। दाहिर के साथ साथ बाई, धार सिया और काका शाह जैसे अन्य पारिवारिक सदस्यों का भी शासन में योगदान रहा। अब देखिए अरबों के आक्रमण की पृष्ठभूमि। इस्लामी साम्राज्य का विस्तार। खलीफाओं के काल में अरब सेनाओं ने ईरान और मकरान तक अपने पांव पसार लिए थे और सिंध की समृद्ध भूमि पर नज़र गड़ाए हुए थे। समुद्री डाकुओं का प्रसंग। देवल बंदरगाह के पास जहाज़ों को लूटने की घटना को आधार बनाकर हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई। देवल बंदरगाह पर एक लूटने की घटना को अफवाह बनाया, जो है ऐसे घटना हुआ था। तो अफवाह बनाकर हज्जाज बिन जो था वो मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ पर भेजा था, योजना बनाया था कि कैसे सिंध पर आक्रमण किया जाए। तो उन्होंने यही एक लेकिन लगाया। तो इसी आधार पर यहाँ अरबियों ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला। युवा सेनापति का आक्रमण। महत्वाकांक्षी और क्रूर सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने विशाल अरबी सेना के साथ सिंध की सीमाओं पर धावा बोल दिया। देवल के पतन के बाद उसने एक एक करके सिंध के विभिन्न नगरों को घेरना शुरू किया। राजा दाहिर और उनकी सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया। खैर ऐसा कड़ा प्रतिरोध कोई नहीं किया, हम इनका अलग से बनाएंगे वीडियो दोस्तों। ये इतना ऐसा काम किए हैं कि आप लोग देखकर उसको हंसिएगा। राजा दाहिर की वीरता और देवल का पतन। देवल का भीषण युद्ध। देवल में के मंदिर और किले की रक्षा करते हुए स्थानीय सैनिकों ने भारी पराक्रम दिखाया, किंतु उन्नत हथियारों के आगे उन्हें क्षति उठानी पड़ी। अब क्यों नहीं उठाना पड़ेगा? क्यों कि ऐसे ऐसे वीरों को, जो वहाँ वीर सैनिक लड़ रहे थे, उनको आपने तो सारे प्रतिबंध लगा दिए कि आपको न हथियार उठाना है, तलवार उठाना है, न कुछ करना है, तो आपका हार तो निश्चित है। राजा दाहिर ने अपनी राजधानी अलौर और रावर के मैदान में युद्ध व्यापक तैयारियां की,
तो दोस्तों हमारे भारत में देखिए कैसे एक कमज़ोर शासक ब्राह्मण, जो कि कभी शासन तो किया नहीं था और न शासन करने की कुछ नीतियाँ जानता था लोग, एक तो भिखारी एक नौकर आदमी नौकरी करने आया और नौकरी करने एक औरत को जाल में फंसा कर उसके राज रियासत लूट लिया। और देखिए इनसे मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम जो हजाज का दामाद था उसने इस पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों कभी कभी ये जो चुनमंगा गैंग है, ये भिखमंगा गैंग, वो डिफेंस करता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में अपना जो है इतना मौत हुआ, मौत के बाद उन्होंने सबको बुद्धिस्ट बना दिया और बुद्धिस्ट बनाने के चलते हमारा भारत गुलाम हो गया। तो अब देखिए इन लोग की कहानी कि ये गुलाम कैसे हुआ। तो यहाँ के जो जो थे वीर योद्धा, उनके ऊपर ये लोग प्रतिबंध लगाए कि आपको नहीं लड़ना है, हम खुद लड़ेंगे। और देखिए ये धूल में मिट्टी में मिल गए। लेकिन इनके अनुयायी अभी बचे हुए हैं, जो लोग थे आए थे, और बहुत लोग वहाँ से बुला लिए अपने ना, जब इनका शासन हुआ तो देखिए विजय के पश्चात कासिम की नीतियाँ। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम का विजय हो गया, 712 के बाद की बात है। तो उसके बाद देखिए अपना जो है नीतियाँ ये अपना रहे हैं कि क्या नीतियाँ अपनाए हैं। तो प्रशासनिक स्थिरता की खोज। विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम समझ गया कि केवल तलवार के बल पर विशाल देश चलाना असंभव है। अतः उसने कूटनीति अपनाई और ब्राह्मण वर्ग के साथ समझौता। उसने महसूस किया कि अस्थायी ब्राह्मण वर्ग ही समाज का बौद्धिक और प्रशासनिक आधार है, इसलिए उसे अपने पक्ष में करना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए उस समय जो है ब्राह्मण जो बमड़ समड़ थे, तो ये चर्च तो कोई पुजारी था नहीं, यहाँ पूजा करने तो आया नहीं था। लेकिन जब राजा बना तो अपने लोगों को, चूँकि अनुवादक ब्राह्मण इनको भी लिख दिया है, तो खैर कोई बात नहीं। तो ये जो जब ये राजा बना तो ये क्या किया कि जितने बौद्ध मंदिर था उसमें बमड़ों का सम्मान मिलता था, सम्मानित पद से हटाकर और जो है अपने लोग को ये ब्राह्मण बना दिया। तो इस तरह की बात है। और देखिए ये कैसे आज हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो देखिए ब्राह्मणों की बहाली और सम्मान, पुराने अधिकार वापस सौंपना। अब देखिए जो चर्च के समय में जो 620 से लेकर 60 के बीच में जो मनुस्मृति, जिसको कहा चर्च स्मृति लोग इसीलिए नहीं कहते कि पोल खुल जाएगा कि हमारा चर्च 7वीं सदी में हम आए थे, इसलिए मनु के नाम से स्मृति चलाते हैं लोग कि मनु को हम कहीं भी बैठा सकते हैं 2000, 4000, 5000, 10,000 पहले, या पृथ्वी का निर्माण भी करवा देते हैं उन्हीं लोग से। तो देखिए तो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों की एक विशेष सभा बुलाई और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मतलब ये जो तथाकथित आधुनिक ब्राह्मण है वो बमड़ समड़ नहीं, वो तो दूसरा है जो सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलता है। अब ये लोग ब्राह्मण का वही बमड़ का पद ले लिए, तो अब ये लोग अपना वहाँ विश्वसनीय हो गए। तो अब इन लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, आप हमारे चाटुकारिता चमचागिरी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो राजा दाहिर के समय उनके पास जो प्रशासनिक दायित्व और अधिकार थे वे उन्हें सौंप दिए गए। बोले लोग कि हाँ सर, हम तो मैं आप तलवार चाटने के लिए मैं तैयार हूँ, और आपका जितना कहिएगा वो सब जूता वूता सब पूछते रहेंगे। तो इसके लिए तो कहा कि ठीक है, तो जो चर्च के और दाहिर के समय में जो तुमको अधिकार था वो अधिकार मैं वापस दे रहा हूँ। यह घोषणा की गई कि अधिकार उनकी आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहेंगे। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम इनको वह अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी दिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और आज ये हरामखोर बैठे हुए
कैसे बतियाते हैं कि हमने लड़ कर लिया, ये लिया, वो लिया। अरे मुँह इस्लामों की चाटुकारिता करके आपने लिया है, ये भी ध्यान रखिए। सिंध की आम जनता से अपील, नया शासन स्वीकार करने का आदेश। अभी लोग चाटुकारिता के लिए तैयार हो गए, तो आप बताने लगे नई अरबी अधिकारियों ने जनता में मुनादी करवाई। अब ये अधिकारी भी बनाए गए। राजा दाहिर मारे जा चुके हैं और वो अब पूरा सिंध अरब के आधिपत्य के अंतर्गत आता है। अभी लोग बता रहे हैं, तो देखिए राजा दाहिर मारे गए हैं, अब जो है पूरा इस्लामिक राज हो गया है और इनके अंतर्गत ये राज चल है। अब जनता की प्रतिक्रिया, अराजकता से बचने और जीवन रक्षा के लिए स्थानीय नागरिकों ने कासिम के समक्ष आकर जजिया टैक्स देना स्वीकार किया। कुछ लोग थे जो जजिया टैक्स भी लगाया, तो जजिया कर अपना दे रहे थे। कर निर्धारण और कासिम का परामर्श, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था का आश्वासन। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सलाहकारों और स्थानीय बुजुर्गों से बैठक कर हर व्यक्ति की आय के अनुसार कर तय किया। उसने, अब बुजुर्गों किसको कह रहे हैं, ये तो खुद नया था, और बुजुर्ग उन्हीं लोग को बोल रहे हैं जो ये लोग चुलमंगा गैंग है, और चुलमंगा गैंग ही कर तय कर रहा है। उसने जनता के अत्यंत मीठे और सौम्य शब्दों में बातचीत की, उनके मन का भय और चिंता दूर हो सके। उसने स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ग को अत्यधिक बोझ से दबाया नहीं जाएगा और लिखित अनुबंध की अनिवार्यता नहीं होगी। कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं दिया जाएगा और इसी तरह जो देगा उसका लेते रहिए। तो इस तरह का ये लोग चंदा तसीलने वाले और मुगलों इस्लामों के चाटुकारिता करने वाले की कहानी है। अब देखिए, जब ये आतंक फैल गया तब मंदिरों और पुजारियों में दान देना लोग बंद कर दिए, चूँकि उसमें तो बैठ गए थे ये लोग यूरोशियन लोग, ये चर्च के खानदान बैठ गए थे, लोग आकर बुला के बैठा दिया, तो पूजा पाठ पर संकट हो गया। अब लोग बोल रहे थे कि क्यों हम दान दें भाई, कि हमारा पुजारी नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारा भंते जी लोग नहीं है। तो देखिए पूजा पाठ पर संकट, भले ही कुछ ब्राह्मणों को पद मिले, किंतु अधिकांश मंदिर और पूजा स्थल या तो नष्ट कर दिए गए, माने नष्ट कर दिए गए, और तो नष्ट करवा दिए लोग, उनके अनुदान बंद हो गए। कर्मचारियों की भूखमरी, मंदिरों के पुजारी, सेवक, गायक और कलाकार पूरी तरह वृत्तिहीन हो गए, क्योंकि उनकी आजीविका जनता की धार्मिक दानों पर टिकी थी। अब यहाँ जो जितने बौद्ध मंदिर थे उस क्षेत्र के, तो उसमें सब बंद कर दिए कि भाई अब दान पान बंद करो, यहाँ सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम लोग का जरूरी है मंदिर, उसमें हमारा पुजारी है ना हमको ज्ञान देता है। भिक्षु जाते थे तो कुछ दे कर लेते थे, ये लोग फ्री में लेने लगे। गुप्तचरों का भय और जनता की लाचारी, अरब गुप्तचरों का जाल, अरब शासन के पूरे प्रदेश में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। अरब शासन ने पूरे प्रदेश में गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था, जो हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखते थे। अब गुप्तचर कौन थे? यही लोग थे, चाटुकार लोग। गुप्तचरों और सैनिकों के कड़े भय के कारण आम लोग पुजारियों या मंदिरों को गुप्त दान देने से डरने लगे थे। धार्मिक संस्थाएं आर्थिक संकट के कारण टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। बौद्ध भिक्षुओं और पुरोहितों की गुहार, भिक्षुओं प्रतिनिधिमंडल निराश होकर बौद्ध भिक्षु और पुरोहित मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में पहुँचे और अपने धार्मिक स्थलों की बहाली की प्रार्थना की। जो बौद्ध भिक्षु कुछ लोग थे, सोचे कि भाई हम लोग पर ही एक दया करेंगे, तो जो है अपना पहुँचे वहाँ। तो देखिए, गुलाम बनने की स्वीकृति, हिंदू जनता ने कहा कि वे मुसलमान की गुलामी और हर प्रकार का अपमान सहने को तैयार हैं, बस उन्हें अपनी देवी देवता की पूजा की छूट मिले। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी थे लोग
जो हिंदू बनने के लिए तैयार थे उन लोग को देवी देवता पर छूट मिला, लेकिन जो हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं थे या इस्लाम बनते तो जजिया कर से मुक्त होते, तो उन लोगों को कुछ देवी देवताओं की पूजा करने की छूट मिला, लेकिन जो लोग नहीं स्वीकार किए उसको नहीं मिला। और लोहाना और जाट जातियों की प्राचीन परंपरा, मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। अब देखिए उसी में सियाकर जो है बसाए मंत्री सियाकर और मोकाह बसाए ने कासिम को राजा चच के समय लोहाना जाति, लाखा और सामा के इतिहास को से अवगत कराया। अब देखिए वो जो बसाए है, जो चमचा है वहाँ का राजा था, तो ये अब तलवा चाट रहा है जाके मोहम्मद बिन कासिम के यहाँ, और ये कह रहा है कि वहाँ जानते हैं सर, यहाँ जो है जो जाट और लोहाना थे, जो इस सम्मा जाति वगैरह, ये सब के विषय में आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। इन जातियों की वेशभूषा और रहन सहन का विशेष रूप से कलंकित और प्रतिबंधित किया गया था ताकि वे विद्रोह न करें। तो दोस्तों देखिए, ये गुलाम ये खुद बनाए हैं, और ये नहीं कि कोई अपने से गुलाम बनाया है। ये भारत इतना समृद्ध देश था कि इसमें किसी की आँच नहीं लगती, लेकिन एक औरत, चरित्रहीन औरत को फंसाकर ये लोग कैसे भारत पर, उस समय सिंधे पर था, अभी तो भारत में नहीं पहुँचे, सिंध का ये मामला चल रहा है। विशिष्ट वेशभूषा और पहचान के प्रतीक। अब देखिए वो बता रहा है कि इन लोग की पहचान क्या है। तो ये जो उनका ये मंत्री जिसको बनाया है, एक चमचा को, चिनमंगा गैंग को, तो काला कंबल और खद्दर, लोहाना जाति के लोगों को के रेशमी कपड़े पहनने की मनाही थी। वे केवल खद्दर का काला कंबल उड़ते और कंधे पर सूती वस्त्र रखते थे। अब बताइए, ये लोहाना जाति जो उस समय इतना बड़ा सैनिक था, लड़ाकू था, उसको कितने नीचे गिरा रहे हैं और अपने तलवे चाट रहे हैं, जबकि ये लोग अगर चाहते तो मोहम्मद बिन कासिम का दाल नहीं गलता। तो अपने आड़त में, अपने लालच में ये लोग क्या कह रहे हैं कि लोहाना जाति के लोगों को रेशमी कपड़े पहनने की मनाही थी। कब? चच और जाहिर के समय। केवल खद्दर का काला कंबल ओढ़ते और कंधे पर सूती वस्त्र रखते थे। अनिवार्य, कुत्ता साथ रखना। उनकी पहचान दूर से ही हो सके, इसलिए उन्हें हमेशा अपने साथ एक कुत्ता रखना अनिवार्य किया गया, जो उनकी श्रेणी दर्शाता है। अब बताइए, यहाँ वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था लगा दिया लोग, कितना, तो मान लीजिए कि 70-80 वर्ष में पथ प्रदर्शक और सुरक्षा का दायित्व, बंजारों और गाइडों की भूमिका। चूँकि लोहाना और जाट बंजारों की तरह पूरे सिंध और मकरान के रास्ते से परिचित हैं। अब ये लोग वहाँ के निवासी थे तो परिचित थे ही, ये यात्रियों के गाइड बनते थे। चूँकि यदि उनके क्षेत्र में किसी व्यापारी या यात्री के साथ लूटपाट होती थी तो उस क्षेत्र के राणा और जाटों को दंडित किया जाता था। अब कौनों प्रकार के कोई घटना हो गया किसी तरह का, तो उन लोग को दंडित किया जाता था। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन स्थानीय सरदारों के कंधे पर डाली गई थी। चोरी और अपराध के लिए कड़े दंड, परिवार को अग्नि के सुपुर्द करना। राजा चच के शासनकाल में यदि कोई जाट या लोहाना चोरी में पकड़ा जाता था तो उसके पूरे परिवार और बच्चे को अग्नि में झोंक दिया जाता था। देखिए दोस्तों, अब आपको कोई शक है कि ये मनु नहीं है तो बताइए, कमेंट में दीजिएगा। यही मनु है जो कि डायरेक्ट लगाया अपना प्रतिबंध और हमारे भारत के मूल निवासियों पर अत्याचार किया। भय का साम्राज्य। इस प्रकार के अमानवीय और कठोर दंडों के कारण इन जातियों में राजा के प्रति आंतरिक भय और विरोध की भावना पनपती रही। अब दोस्तों देखिए, सियाकर का विवरण
और कासिम का निर्णय। मंत्री सियाकर से पूरी तरह सुनने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ये लोग ईरान के पर्वतीय बासिंदों के जितने भी ही विद्रोही हैं, उसने निर्देश दिया कि इन जातियों के साथ वही पुराना कठोर बर्ताव जारी रखा जाए ताकि वे सिर न उठा सके। ये नहीं कि उस लायक थे, ये सिर न उठा सके। तो दोस्तों आपको अंदाज़ा मिल गया। अब अरब प्रशासकों ने स्थानीय फूट का लाभ उठाकर अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी। अब देखिए, सम्मा जाटों द्वारा पारंपरिक स्वागत। अब उसमें से एक जाति फूटी जो आज जो वीर बनती है जातियाँ, उनकी अब पोल खुल रही है दोस्तों। तो देखिए, जाटों द्वारा पारंपरिक स्वागत, संगीत और ढोल मजीरें। इसके विपरीत जब कासिम सम्मा जाटों, अब उसमें से वो सम्मा को अलग निकाल दिया, जिसको राजपूत के एक अन्य गढ़ में पहुंचा। तो अभी राजपूत के गढ़, जो आज राजपूत बनते हैं ना, जो कहते हैं ना कि हम राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, वो लोग जाके अब तलवार चाटना शुरू किए। ब्राह्मण तो चाट ही रहा था, उन्होंने पारंपरिक रूप से ढोल मजीरों के साथ स्वागत किया। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। राजनीतिक व्यवहारिकता, जीविका और सुरक्षा की मजबूरी के कारण कई स्थानीय समूहों ने लड़ने के बजाय विजेता के साथ समझौता करना ही बेहतर समझा। और कितने जो लोग थे वो लोग समझौता किए कि यार लड़ाई क्या करना है, अब हम लोग को यही जो करना है इनसे समझौते कर लिए जाए। अरब सेनापतियों का अहंकार। अरब सेनापति हज्जाम इब्ने अमरू ने कहा कि हमें अल्लाह की प्रशंसा करनी चाहिए, जिसके प्रताप से काफिरों ने घुटने टेक दिए। पूरे सिंध में अरब खलियारों की आज्ञा और इस्लामिक कानून का सिक्का जमने लगा। चचनामा में इस पूरी विजय प्रक्रिया का बहुत ही जीवंत और राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण मिलता है। तो दोस्तों देखिए, फिर मुल्तान विजय और धन संपदा। मुल्तान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। सिंध के बाद कासिम ने मुल्तान और की ओर कूच किया, जहां प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित था, जो भारी सोने और रत्नों का भंडार था। खजाने की लूट। मुल्तान के पतन के बाद अरब सेना को इतना अपार धन मिला कि इस शहर का नाम ही गोल्डन सिटी यानी सोने का शहर रख दिया। अब बताइए, उस समय 7वीं सदी में मुल्तान जो था। अभी देखिए, अब दोस्तों, मूल निवासी और जातियों की दशा का सच। शोषण और दमन के चक्र। चचनामा यह उजागर करता है कि केवल विदेशी आक्रमणकारियों ने नहीं, बल्कि पूर्ववर्ती चच राजवंशों ने भी जाटों और लोहानाओं का दमन किया था। सामाजिक ऊंच नीच और कठोर दंड विधान ने स्थानीय समाज को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। मतलब ये जो है चच का जो आया था चुनमंगा गैंग, जो कि नौकरी करने आया था यहाँ पर, और नौकरी करने के नाम पर यहाँ कैसे कैसे घुसा। और देखिए हमारे जो यहाँ वीर पुरुष थे, उन लोगों पर कैसे किस तरह का शोषण किया और दमन किया। और एक सिंपल सा आदमी, एक मोहम्मद बिन कासिम 17-18 वर्ष का शायद था उस समय, वह आकर और यहाँ पर आके विजय प्राप्त किया। कैसे? तो इन लोगों के चलते। ये दोस्तों, ये देखिए, इसी आंतरिक असंतोष का लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारी आसानी से पैर जमाने में सफल रहे। तो दोस्तों चचनामा के पात्र और चच से दाहिर तक वंशानुगत राजवंश की समीक्षा। चच ने छल और कूटनीति से रायशासी वंश को हटाया था और उसी वंश का अंत
दाहिर के साथ विदेशी आक्रमण में हुआ। इतिहास का यह चक्र यह सिखाता है कि आंतरिक न्याय और जन समर्थन के बिना कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक नहीं टिक सकता। चचनामा इन सभी नैतिक और राजनीतिक पाठों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो दोस्तों, चचनामा का साहित्यिक और भाषाई मूल्य। फारसी गद्य की उत्कृष्ट शैली। कूफी द्वारा रचित चचनामा मध्यकालीन फारसी गद्य साहित्य का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें पत्राचार और संस्करण शामिल है। हिंदी अनुवाद की माता शाहपुर नवसारी और विनय कृष्ण चतुर्वेदी द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद ने इस अमूल्य ग्रंथ को भारतीय पाठकों तक सीधे पहुंचाया है। भारतीय इतिहास में चचनामा की प्रासंगिकता। मध्यकालीन इतिहास की पहली कड़ी भारत पर इस्लामिक आक्रमणों और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों को समझने के लिए चचनामा प्राथमिक स्रोत है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि कैसे आक्रांताओं ने स्थानीय काबिलों, जातियों और ब्राह्मण वर्ग के साथ राजनीतिक सौदेबाजी की है। ब्राह्मण वर्ग यानी हमारे जो बमन वर्ग है उसको बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि भारतीय इतिहास के विषय में बात हो रहा है। यह इतिहास का वह पन्ना है जो विजय और पराजय दोनों के पीछे छिपे मानवीय कारणों को बेनकाब करता है। मूल निवासी समाज और भविष्य से के सबक। आंतरिक एकता की अनिवार्यता। चचनामा का पूरा इतिहास यह सिखाता है कि सामाजिक भेदभाव और आंतरिक फूट किसी भी राष्ट्र की रक्षा पंक्ति को ध्वस्त कर देती है। सतर्कता और स्वाभिमान। बाहरी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए देश की जनता में समानता, न्याय और राष्ट्र प्रेम का होना सर्वोपरि है। निष्कर्ष। सिंध का संघर्ष और चचनामा। एक युग का अवसान। राजा दाहिर की शहादत और सिंध के पतन के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के एक गौरवशाली प्राचीन अध्याय का समापन हुआ। चचनामा उस कालखंड के संघर्ष, आंसू, वीरता और कूटनीति का सबसे सजीव और प्रमाणिक दर्पण बना हुआ है। यह ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की भूलों से सीखने की सीख देता है। भविष्य के अध्ययन और शोध की दिशा। गहन अकादमिक शोध। चचनामा के प्रत्येक अध्याय पर आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं द्वारा नए सिरे से अध्ययन की समीक्षा की जा रही है। मूल निवासी दृष्टिकोण। स्थानीय जातियों, जाटों और लोहानाओं के दृष्टिकोण से इस इतिहास को पुनः परखने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। तो दोस्तों, धन्यवाद। चचनामा आधारित सिंध के अरब आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध के यह विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेज यहीं संपन्न होता है। मूल निवासी दर्पण के माध्यम से इतिहास की इन सच्ची परतों को समझने के लिए आपका आभार। तो दोस्तों मेरे वीडियो का शीर्षक था कि मनु की खोज और चच ही मनु है। तो दोस्तों, आपको मैंने जो जितना सत्य था उतना बताया, और आपको ये विचार करना है कि क्या मनु यही है कि और कोई है। हम तो 100% लिख कर देते हैं कि यही मनु है, और इस चच स्मृति इसको लिखना चाहिए था, लेकिन ये सच्चाई को छिपाने के लिए और यहाँ अपने को मूल निवासी साबित करने के लिए इन्होंने चच स्मृति न लिखकर उसको मनु स्मृति लिखा है। और एक गलती करने के चलते हजारों गलतियाँ की जा रही है। इस नाम से धार्मिक ग्रंथ जितने भी है, अब समझ लीजिए कि कब लिखा गया है, क्योंकि अलबरूनी आए थे तो 11वीं सदी में भी नहीं लिखा गया था कोई धार्मिक ग्रंथ। ये मुगल के काल में भी इसी तरह एक्सपीरियंस में था
क्योंकि 1464 में ऋग्वेद का एक शारदा लिपि में मिला हुआ है और सारे जो है 17वीं सदी में धर्म ग्रंथ लिखा गया। तो सोच लीजिए कि इतना दिन से ये लोग चाटुकारिता करके और कैसे कैसे राज सत्ता में रहे, और आज भी मुगल अंग्रेज का सब चाटुकारिता करके कैसे एंट्री कर गए हैं आज़ादी के बाद, और आज भी लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन लोगों से सतर्क रहे और अपना इतिहास जानें और संघर्ष करिए और अपने इतिहास को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि हम लोग बहुजन समाज कौन हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, फिर बेल की घंटी दबाएं। उसके बाद जो है इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।